हेलो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले के जो बेसिक चैप्टर हैं जैसे कि बेसिक मैथ्स, इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, इन सब की वीडियो आपको धीरे धीरे साथ में मिलती रहेंगी। पर अभी हम लोग काइनेमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स जो है वो 4 भाग में बटा हुआ है। हम भी आपको इसी तरह से वीडियो देंगे और आप किसी बुक के अगर क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो उसमें भी इसी तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहला पार्ट है यूनिफॉर्म मोशन। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो क्या है और उन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें हम लोग एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर्स। अब जो वेक्टर है उसमें आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा वो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। अगर मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको चैप्टर जब मैं वेक्टर समझाऊँ तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जितना ज़्यादा मैं क्वेश्चंस का लिंक दे पाऊँ उतना दे दूँ। और चौथा टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन, जिसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करें उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन से। सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा चैप्टर है काइनेमेटिक्स, उसका मतलब क्या है, वो आया कहाँ से है। तो एक वर्ड होता है मैकेनिक्स, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उसका मतलब होता है मशीन। पर नहीं बच्चों, मैकेनिक्स का मतलब मशीन नहीं होता है। मैकेनिक्स का मतलब होता है मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक ट्रेन है, वो कठुआ स्टेशन से जम्मू स्टेशन गई, तो अगर हम मैकेनिक्स ऑफ ट्रेन की बात करेंगे तो हम जानेंगे कि ट्रेन कितनी स्पीड से गई, कितनी बार रुकी, वो कितने टाइम के लिए रुकी, ये सब। मैकेनिक्स जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। तो सबसे पहले पता करते हैं कि स्टैटिक क्या है। तो स्टैटिक मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में तब स्टडी करेगा जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा। अब रेस्ट का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बिल्कुल नहीं बदल रहा है। जैसे कि एक चेयर जो रखी हुई है वो अपने पोजीशन से नहीं हिल रही है, तो यानी कि वो रेस्ट पे है। तो इसकी स्टडी हम स्टैटिक में करेंगे। एक और एग्जांपल होता है जिसमें हम ले सकते हैं कि जैसे एक पेन है, उसमें फोर्स लग रहा है पर 2 इक्वल फोर्स लग रहा है, तो भी हम उसको रेस्ट में मानते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि 2 भाई है, राम और श्याम, दोनों इक्वल ताकतवर है, दोनों एक अलग अलग तरफ से उस पेन को खींच रहे हैं। अब क्योंकि दोनों में इक्वल ताकत है और वो पेन को खींचने में इक्वल ताकत लगा रहे हैं, तो वो पेन हल्का भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। भले इस पेन पे फोर्स बहुत सारा लग रहा है, पर क्योंकि फोर्स इक्वल लग रहा है दोनों तरफ से, इसीलिए वो पेन अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। इसको भी हम लोग स्टैटिक में ही काउंट करते हैं। अब दूसरा आता है काइनेमेटिक्स, जो कि हमारा चैप्टर है। तो काइनेमेटिक्स में हम मोशन, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डील करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने रेड से हाईलाइट भी किया है, ये हमेशा ध्यान रखना कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम कभी कारण जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये मोशन क्यों हो रहा है। हम बस जानेंगे कि ये मोशन हो रहा है। जैसे कि ट्रेन चल रही है, ठीक है, वो किस स्पीड से चल रही है, कितनी देर चली, ये सब हम देखेंगे, पर ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो ट्रेन क्यों चल रही है। काइनेमेटिक्स के अंदर ये पार्ट नहीं आता है। अब एक आखिरी पार्ट है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में भी हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन को ही स्टडी करते हैं, लेकिन इसमें हम कारण जानते हैं कि वो मोशन क्यों हो रहा है। जैसे एक बॉल हवा में उड़ा, तो हम जानेंगे कि वो क्यों उड़ा, क्योंकि उसको बैट से पुश किया गया था। तो ये पार्ट होता है डायनेमिक्स में। ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। इस चैप्टर में हमें कारण जानने की कोशिश नहीं करनी है कि कोई भी चीज़ क्यों मोशन कर रहा है। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन 2 तरह से बांटे जा सकते हैं। पहले में ट्रांसलेशन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, फिर रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन, फिर
ऑक्सीलेटरी मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। अब जानते हैं कि करके कि तीनों क्या होते हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, उसमें किसी एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है ऑब्जेक्ट। जैसे ए से बी कोई बस गई, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और उसने अपने डायरेक्शन नहीं चेंज किया है, तो उसके इस ए से बी के मोशन को हम ट्रांसलेशन मोशन करेंगे। फिर दूसरा होता है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। अब इसका मतलब हुआ कि किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द हम गोल गोल घूम रहे हैं, रोटेशन सर्कुलर में मोशन कर रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। इसका एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, जैसे कि हम सबने बचपन में लट्टू खेला होगा, तो लट्टू जो खिलौना है वो अपने पोजीशन पर ही गोल 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 घूमता रहता है। एक और एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि जब हम मेले में जाते हैं तो वहाँ एक झूला होता है, मैरी गो राउंड, जो कि अपने पोजीशन पर ही गोल गोल घूमता रहता है। तो ये सब जो है वो रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हुआ। तीसरा है ऑक्सीलेटरी मोशन, जिसको हम लोग वाइब्रेशनल मोशन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग टू और फ्रो, मतलब आगे और पीछे मोशन करते रहता है उसी फिक्स्ड एक्सिस पे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जो झूला हम देखते हैं जिस पे हम बैठ के झूलते हैं, तो उस झूले पे जब हम बैठते हैं तो वो आगे और पीछे एक जगह जहाँ से बंधा रहता है उसी के अलोंग मोशन करता है। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है ऑक्सीलेटरी मोशन का। अब हम मोशन को डायमेंशन के बेसिस पर भी बांट सकते हैं। तो डायमेंशन के बेसिस पे ये 3 पार्ट में बढ़ता है, 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। तो आप जानते हैं तीनों एक एक करके कि क्या होता है। 1D मोशन क्या होता है कि किसी भी एक एक्सिस x, y या z, किसी भी एक के अलोंग मोशन हो रहा है, किसी भी एक, सिर्फ एक। तो जैसे कि एक इंसेक्ट है जो एक सीधी लाइन में चल रहा है, चाहे वो x में ही चल रहा हो या वो सिर्फ ऊपर जा रहा है तो वो y में ही सिर्फ चल रहा है, तो ये 1D मोशन हुआ। फिर होता है 2D मोशन। 2D मोशन में हम कोई 2 एक्सिस लेते हैं जो कि एक प्लेन फॉर्म करता है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तो आप अपने स्क्रीन पर ही दे सकते हैं। जैसे ये एक स्क्रीन है, अगर मैं इस पे कर्सर मूव करूं तो वो कर्सर आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो इसका मतलब वो x एक्सिस में भी चल रहा है और y एक्सिस में भी चल रहा है। तो यानी कि ये कर्सर 2D मोशन में है। अब तीसरा और लास्ट पार्ट है 3D मोशन। 3D मोशन में हम तीनों एक्सिस लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं काइट या फिर कोई बर्ड जो आसमान में उड़ रहा हो। जैसे कि कोई बर्ड है वो ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। तो ये एग्जाम्पल हुआ 3D मोशन का। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा पिछले स्लाइड से लेके कि ट्रांसलेशनल और रेक्टिलिनियर में क्या अंतर है। अगर दोनों सेम चीज़ है तो फिर 2 नाम क्यों है? तो देखो, इसमें एक छोटा सा अंतर है जो अभी के लिए मैं आपको समझा देती हूँ, पर इसका डिटेल और इसके कारण जानने के लिए चैप्टर हमारा 4 आएगा, सेंटर ऑफ मास, उसमें हम लोग देखेंगे। तो ट्रांसलेशन मोशन रेक्टिलिनियर मोशन में ये अंतर होता है कि जब हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे होते हैं तो हम एक पार्टिकल की बात कर रहे होते हैं। वो एक पार्टिकल जो है उसका स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगा तब हम रेक्टिलिनियर मोशन बात करेंगे। पर वही जब हम ट्रांसलेशन मोशन की बात करेंगे तो हम एक पार्टिकल नहीं, बहुत सारे पार्टिकल जो कि मिलके एक बॉडी फॉर्म करते हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके मोशन स्ट्रेट लाइन में जो वो मोशन करेगा इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ये अंतर होता है ट्रांसलेशन और रेक्टिलिनियर मोशन में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बनेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है? तो टोटल पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होता है डिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या है ये एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आप अपने स्कूल जाने के लिए निकले, पर उसके पहले आप अपने दोस्त के घर गए, उसके बाद आप दोनों मिलकर चॉकलेट की दुकान गए, वहाँ से चॉकलेट लिया और फिर आप स्कूल गए। तो अगर पूछा गया कि आपने स्कूल आने में कितना डिस्टेंस कवर किया तो आप क्या बोलोगे? पहले अपने घर से अपने दोस्त के घर की दूरी, फिर आपके दोस्त के घर से आपके चॉकलेट की दुकान तक की दूरी, और फिर चॉकलेट की दुकान से लेके आपके स्कूल तक की दूरी। इन सब दूरी को अगर आप जोड़ दोगे तो वो आपका टोटल डिस्टेंस हुआ जो आपने स्कूल जाते समय कवर किया। ठीक है, लेकिन वही अगर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इस केस में हम सबसे छोटी दूरी लेते हैं जो आपके और आपके स्कूल के बीच में है। तो अगर आपको डिस्टेंस पूछेगा तो आप सब कुछ जोड़ोगे, आप अपने घर से दोस्त के घर, दोस्त के घर से चॉकलेट की दुकान, चॉकलेट की दुकान से आपका स्कूल। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आप अपने स्कूल और अपने घर के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है वो बताओगे। ठीक है, अंतर समझ में आ गया। अब जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर मतलब क्या होता है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि आपने 30 मीटर कवर किया, हम ये नहीं बोल सकते कि आपने 30 मीटर एक्स एक्सिस में कवर किया, 30 मीटर वाई एक्सिस में कवर किया। नहीं, डिस्टेंस हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करता है, डिस्टेंस में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट में जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम निकालें तो जैसे मान लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके और आपके स्कूल के बीच में आया 5 मीटर, तो हम बोलेंगे 5 मीटर फ्रॉम ए टू सी, यानी फ्रॉम आपके घर टू फ्रॉम आपके स्कूल। ये दोनों में डिफरेंस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्केलर और वेक्टर वाला, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आगे बनेंगे। अब तीसरा बात होता है कि डिस्टेंस जो है वो एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है। अब पॉजिटिव तो आप समझ ही रहे हैं कि सारे को जोड़ते जाएंगे तो एक पॉजिटिव नंबर देगा डिस्टेंस को, लेकिन ज़ीरो कैसे हो सकता है? तो हो सकता है कि आपने कोई मोशन ही नहीं किया हो, आप रेस्ट पर ही रह गए हो, तो ये हो गया ज़ीरो डिस्टेंस। वहीं अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। अब एक एक करके देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कब कब हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे होगा कि दो एंड पॉइंट्स यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की दूरी निकाल दिया, वो पॉजिटिव आ गया, ये तो सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हुआ? जैसे कि आप 5 मीटर आगे गए और फिर 5 मीटर पीछे आ गए, तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पूछा तो आप आगे जाके पीछे आ गए, तो आप जहाँ थे आप वहीं रह गए। तो अब दोनों के बीच की मिनिमम दूरी पूछेगी तो वो तो ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो भी समझ में आ गया। अब देखते हैं निगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है। तो निगेटिव ऐसे होगा कि मान लीजिए आप 5 मीटर आगे गए और फिर 6 मीटर पीछे आ गए, तो टोटल दूरी जो है वो -1 मीटर हो गया, यानी कि 1 मीटर आप पीछे की ओर आ गए हैं, तो ये हो गया निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट सेम होती है। एसआई यूनिट दोनों की मीटर होती है और सीजीएस यूनिट दोनों की सेंटीमीटर होती है। अब जैसे कि यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, अब हम पॉइंट ए से पॉइंट सी जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम चले पॉइंट ए से पॉइंट बी और फिर चले पॉइंट बी से पॉइंट सी। तो अगर हमको टोटल डिस्टेंस पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, ए से बी की दूरी प्लस बी से सी की दूरी, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस। लेकिन अगर आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट ए से सी के बीच में, क्योंकि ए आपका इनिशियल है और बी और सी आपका फाइनल है, तो ए से सी के बीच की डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ए से बी, बी से सी, हम शॉर्टेस्ट दूरी देखेंगे। तो ए से सी के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी तो ये लाइन है जो ए सी है, तो बस हमारा डिस्प्लेसमेंट यही ए सी हो जाएगा। और जब इसकी डायरेक्शन पूछी जाएगी तो हम कहेंगे फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे आपको 3-4 पार्ट दिख रहा होगा एक ए से बी की ओर जाने के लिए। एक कर्वी है, उसके नीचे एक स्ट्रेट पाथ है, फिर एक नीचे कर्वी पाथ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3, तो ए से बी जाने की डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या निकालते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ए से बी में डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना पड़ेगा तो हम सेकंड वाला आंसर होगा हमारा, क्योंकि सेकंड वाले में ही हम देख सकते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, यानी कि हमको लीस्ट टाइम लगेगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बताना है कि सही कौन सा है हर केस में, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से छोटा होगा, या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, या डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है। तो एक एक करके सारा देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा,
ये तो सही है। ये तो आप अपने स्कूल वाला एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आप स्कूल से गए पहले चॉकलेट की दुकान, फिर आप घर गए, तो डिस्टेंस जोड़िएगा तो आप पहले अपने स्कूल से, अपने घर से चॉकलेट की दुकान का डिस्टेंस जोड़िएगा, फिर चॉकलेट की दुकान से स्कूल तक का जोड़िएगा, तो ये ऑटोमेटिकली ज़्यादा आ जाएगा आपके घर से आपके स्कूल की दूरी तक। तो पहला तो सही है। तो अगर पहला सही है तो दूसरा तो कभी नहीं सही हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। अब तीसरा क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। ये हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब हम किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मोशन किए, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, ट्रांसलेशनल मोशन। हाँ, वही। तो किसी एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक हमने मोशन किया, हमने कोई डायरेक्शन नहीं चेंज की, तो उसका डिस्टेंस भी यही होगा और उसका शॉर्टेस्ट पाथ भी यही निकलेगा। तो हमारा सी भी सही है। तो अगर ए और सी दोनों ऑप्शन सही है, तो यानी कि हमारा डी सही है, क्योंकि डी में दोनों ही ऑप्शन कवर हो रहे हैं। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है और डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। कुछ क्वेश्चंस का लिंक आपको नीचे मैंने दे दिया है, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।